नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी एंड द कस्टम लॉ को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का वीडियो लेक्चर वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम आपके जीएसटी एंड कस्टम लॉ से जुड़े हुए उन तमाम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाली है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके जीएसटी एंड कस्टम लॉ का जो सिलेबस है वो काफी बड़ा है, तो एक वीडियो के अंदर आपकी तमाम न्यूमेरिकल्स को समझा पाना करीब करीब इम्पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके इस बेसिकली न्यूमेरिकल वन शॉट को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, जहां पर आज का हमारा पार्ट 1 रहेगा। और चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एसएल के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एनसी वेब के स्टूडेंट हो, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज के वीडियो लेक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल, अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट का पहला न्यूमेरिकल। देखिए, यहां से अगर आप लोग बात करते हैं, यूनिट 1 से केवल एक ही तरीके के न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछेगा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, माने एक सिचुएशन आपको दे दिया है, उस सिचुएशन को रीड करके आपको बताना है कि एग्जैक्टली वो पर्सन या वो कंपनी एग्जैक्टली रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिलता है। दूसरा सवाल आपको एग्रीगेटेड टर्नओवर को लेकर के पूछा जाता है। ज्यादा संभावना एग्रीगेटेड टर्नओवर को लेकर के है। और आज की हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, सर एग्रीगेटेड टर्नओवर का ही रहने वाला। आप ध्यान दीजिएगा, एक्स लिमिटेड विच इज एस्टैब्लिश्ड इन गुजरात, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका कोई एक्स लिमिटेड है जो गुजरात के अंदर स्टैब्लिश है, मेड द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द सप्लाई ड्यूरिंग द 2017-18। ध्यान दीजिएगा, 2017-18 का ईयर है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दरमियान ये फॉलोइंग वैल्यूज या ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आपके एक्स लिमिटेड द्वारा किए गए हैं। इनको हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। आपको क्या करना है सर, आपको एग्रीगेटेड टर्नओवर निकालना है। उसके बाद आपको बताना है इज एक्स लिमिटेड लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी एंड वाई। और आपका तीसरा क्या रहेगा, इज एक्स लिमिटेड लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन इफ ऑपरेटिंग इन द त्रिपुरा एंड वाई। देखिए, 3-4 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आपको 2-3 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के अंदर एक आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाला लिस्ट आता है, एक आपका लिस्ट आता है जहां पर आप लोग बेसिकली जो आपका प्रीवियस ईयर होता है उसका आप लोग टर्नओवर चेक करते हैं। वो जो टर्नओवर का थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको बेसिकली रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, एग्रीगेटेड टर्नओवर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहां पर आपका एग्रीगेटेड टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आपका कोई भी जीएसटी है, चारों में से कोई भी जीएसटी हो, आईजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो, उसको आपको एक्सक्लूड कर देना है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कोई भी सेस दिया हुआ है, जीएसटी से रिलेटेड सेस दिया हुआ है, उसको एक्सक्लूड कर देना। बाकी जो भी बच गया उन तमाम वैल्यूज को आपको एग्रीगेट करना है, जोड़ कर देना। समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग सप्लायर के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं, तो सप्लायर के प्रोस्पेक्टिव में अगर उसके पास कोई भी इनवर्ड सप्लाई आता है, ध्यान दीजिएगा, आपका क्या है, इनवर्ड सप्लाई है, तो इनवर्ड सप्लाई को भी आपको क्या करके चलना है सर, एक्सक्लूड करके चलना है। अगर आप लोग इन 3 बातों को याद रखते हैं, तो आप लोग किसी भी एग्रीगेटेड टर्नओवर को कैलकुलेट कर पाएंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिएगा, सप्लाई ऑफ द गुड्स सर इसे हमें इंक्लूड करना है, सप्लाई ऑफ द एग्जम्प्ट गुड्स सर इसे भी इंक्लूड करना है, सप्लाई ऑफ द गुड्स अंडर द रिवर्स चार्ज। अच्छा, ये आपका बेसिकली मैंने जो बताया है ना इनवर्ड सप्लाई, ये मैंने आरसीएम के केस में बताया है, ठीक है। तो जब भी आप लोग आरसीएम की बात करेंगे, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, आरसीएम वाला कंपोनेंट है, हमें एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नॉन टैक्सेबल गुड्स है, इसको भी आप लोग इंक्लूड करके चलेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी है, यहाँ पे क्या दिया गया है सर, आपका इंटर स्टेट सप्लाई दिया है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करके चलेंगे। कुल मिलाकर के आपको ध्यान ये रखना है क्या इंक्लूड करना होता है, क्या
एक्सक्लूड करना होता है, इंक्लूड करने वाले आइटम का टोटल कर लीजिए, आपको एग्रीगेटेड टर्नओवर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका 5 लाख दिया हुआ है, यहाँ पे 12 लाख 17 लाख हो जाएगा, और 1 लाख यहाँ पे होगा आपका 18 लाख 10,000 और आपका 50,000 उसमें जोड़ दीजिए, टोटल आपको कितना मिल जाएगा सर? आप लोगों को मिलेगा 18 लाख 60,000। समझ में आया? तो ये आपका क्या निकल आया सर? ये आपका एग्रीगेटेड टर्नओवर निकल आया। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है सर, ये क्या है? आपका एग्रीगेटेड टर्नओवर है। आपने क्या किया, जो जो आइटम इंक्लूड करने हैं मैंने बता दिया है, फॉर्मेट आपको याद रखना है। वैसे अभी फॉर्मेट पढ़ा पाना जरूरी थोड़ा सा इंपॉसिबल है, तो मैंने बता दिया क्या क्या चीजें आपको पहले ही एक्सक्लूड कर देनी है, ठीक है? इसको आपको याद रखना है। तो एग्रीगेटेड टर्नओवर हो गया 18 लाख 60,000। जर्नल केसेस में आपने क्या पढ़ा? जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये कहां पे है सर? गुजरात के अंदर है। तो एक तो आपका स्पेशल जो आपके स्टेट्स आते हैं, 2 लिस्ट हैं। एक लिस्ट के अंदर आप लोग 10 लाख की लिमिट लेके चलते हैं थ्रेशोल्ड का, एक में आप लोग 20 लाख की लिमिट लेके चलते हैं, बाकी केसेस में आपको 40 लाख का लिमिट भी देखने को मिलता है। तो आपको समझना क्या है, बेसिक केसेस में आपका थ्रेशोल्ड लिमिट कितना होता है सर? 20 लाख होता है गुड्स के केस में, ठीक है? अगर आप लोग 20 लाख मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं, क्योंकि हमारा यहां पर बेसिकली एग्रीगेटेड टर्नओवर 20 लाख नहीं हुआ है, आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, आपका 20 लाख एग्रीगेटेड टर्नओवर नहीं हुआ है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इस पर्टिकुलर जो आपका कंपनी है, जो भी आपका बेसिकली एक्स लिमिटेड है, इसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको मेंशन करना पड़ेगा। समझ में आया? तो पहला पार्ट आपका सोल्व हो गया एग्रीगेटेड टर्नओवर का। उसके बाद आपको बताया कि आपको ये लायबल है या नहीं है। नहीं है, क्योंकि इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कंप्लीट यहां पे नहीं हुआ है। तो इतनी बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ठीक है? तो एग्रीगेटेड टर्नओवर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये समझ में आ गया कि इसको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है, लेना है तो क्यों लेना है, नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अगर जो आपका एक्स लिमिटेड है वो गुजरात से निकल करके अगर वो कहां पर सिचुएटेड होता सर? आपका त्रिपुरा के अंदर सिचुएटेड होता, तो एग्जैक्टली क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत थी? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या आएगा, यस, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो त्रिपुरा है ना, वो आपका बेसिकली स्पेशल स्टेट की कैटेगरी के अंदर आता है, जहां पर जो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट रखा गया है वो 20 लाख का रखा गया है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि सर जो कौन कौन से स्पेशल केसेस हैं, कौन कौन से ऐसे स्पेशल स्टेट है जहां पर 10 लाख का लिमिट है, कौन से ऐसे स्टेट है जहां पर 20 लाख का लिमिट है, और जहां पर भी आप लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं स्पेशल गुड्स के अंदर, तो वहां पर 40 लाख का लिमिट आपको देखने को मिलता है। एक स्टैंडर्ड जो है वो 20 लाख का है, बस आपको इसको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना। तो इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। एक और न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाता हूं जो काफी अहम है। ये तो आपका क्लियर हो गया कि सर ये आपका टर्नओवर निकालना है। आगे क्वेश्चन है सर XYZ लिमिटेड है जो पुणे मेक्स द फॉलोइंग सप्लाईज ड्यूरिंग द ईयर 2018, ये उसने सप्लाई बनाई हुई है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं सर, आपको एग्रीगेटेड टर्नओवर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एग्रीगेटेड टर्नओवर के अंदर क्या देखना है सर? क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है। आरसीएम के अंदर आपका इनवर्ड सप्लाई हटा दो, सेस हटा दो, जीएसटी हटा दो, बाकी सबको ऐड करना। तो ध्यान दीजिएगा, आपका सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स सर 5 लाख है सर, इसको ऐड करना है। एग्जम्प्ट गुड्स को भी ऐड करना है, 2 लाख है तो 7 लाख हो जाएगा। इंटर स्टेट सप्लाई 3 है तो 10 लाख हो जाएगा, इसको भी ऐड करना है। एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स 5 लाख है, इसको भी ऐड करना है। अगर आप लोग आउटवर्ड सप्लाई अंडर द आरसीएम रिवर्स चार्ज, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग आउटवर्ड सप्लाई की बात करते हैं तो सर इसको भी ऐड करना है। अगर आप लोग इनवर्ड सप्लाई अंडर द रिवर्स चार्ज की बात करते हैं तो इसको बेसिकली एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे भी बताया था ना सर, सप्लायर के प्रोस्पेक्टिव में इनवर्ड सप्लाई है आरसीएम के अंदर, तो वो आपका एग्रीगेटेड टर्नओवर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग इनको ऐड कर सकते हैं, 5 और 2 7 और 3 10 और 5 15 और 4 कितना आ जाएगा? 19 लाख आ जाएगा। कुल मिलाकर के हमारा जो एग्रीगेटेड टर्नओवर है सर वो कितना बना है? 19 लाख बना है। तो हमारा पहला पार्ट सोल्व हो गया है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है जो सेक्शन 22 है, सेक्शन 22 किससे जुड़ा हुआ है सर? जो आपका टर्नओवर बेस्ड, यानी कि आपका जो थ्रेशोल्ड वाला जो लिमिट होता है ना, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, जो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके बिहा पे जो रजिस्ट्रेशन लिया जाता है ना, उसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए आपका सेक्शन नंबर 22 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या ये कंपनी सेक्शन नंबर 22 के अकॉर्डिंग इसको बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना
होना चाहिए। तो जर्नल केस में आपका कितना लिमिट होता है सर, आपका 20 लाख होता है। हमारा कितना बन रहा है सर, हमारा 19 लाख बन रहा है। तो सर नहीं, इस सिचुएशन के हिसाब से इसको किसकी जरूरत नहीं है, सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग अपना रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब ये इसका आंसर मेरे को कमेंट में बगा करके मारो कि एग्जैक्टली अगर आपका जम्मू कश्मीर के अंदर XYZ लिमिटेड हो एक्सेप्ट द पुणे, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्या कुछ बदलाव आएगा, क्या इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, इसका आंसर मेरे को आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अभी अभी मैंने सेम क्वेश्चन आपको पिछली स्लाइड के अंदर करवाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है जहां पे आपको बताना है कि कौन कौन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, कौन कौन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। सेक्शन 22 है। ठीक है, सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ केसेस हमारे पास गिवन है। जैसे अगर आप लोग बात करेंगे, डिटरमाइन वेदर द मिस्टर जेड हु इज डीलर इन द आंध्र प्रदेश, यानी कि ये आपका मिस्टर कौन है, आपका जेड है, जो कहां पर डीलर है सर, आपका आंध्र प्रदेश के अंदर डीलर है, जो बेसिकली इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर डील करता है। तो आपको याद रखना है, इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर डील करता है गुड्स को लेकर के और सर्विसेज को लेकर के, और उसका जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर है। एंड इसको क्या है, ही इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर द जीएसटी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय हिम इन द फाइनेंशियल ईयर 2019। देखिए 2019-20 के दरमियान ये डिटेल दी गई है, इन सबको देख लीजिए, इनके बिहाफ पे बताइए इसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है या नहीं है। जैसे इसने क्या किया है, सेल्स किया है टैक्सेबल गुड्स का बाय हेड ऑफिस सिचुएटेड इन द चेन्नई 2 लाख रुपया है। सप्लाई ऑफ द टैक्सेबल सर्विसेज ब्रांच ऑफिस बेंगलुरु 1 लाख रुपया है। इसी तरीके से सप्लाई ऑफ द गुड्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी 20,000 है। इसी तरीके से एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज 4 लाख है। और इसके अलावा सेल्स ऑफ द गुड्स एक्टिंग एज ए एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 30 लाख दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि सर यहां पे किसकी बात हुई है, सर आंध्र प्रदेश की बात हुई है। तो आंध्र प्रदेश आपका एक नॉर्मल कैटेगरी स्टेट के अंदर आता है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो आपका लिमिट रखा गया है ना सर, गुड्स के केस में 40 लाख रखा गया है, सर्विसेज के केस में 20 लाख रखा गया। समझ में आया। तो ये दोनों में डील कर रहा है गुड्स और सर्विसेज के अंदर। तो गुड्स का कितना बेसिकली लिमिट है सर, 40 लाख है। ठीक है, और आपका 20 लाख किसके अंदर है सर, आपका बेसिकली सर्विसेज के अंदर है। सिंस मिस्टर जेड इज सप्लाइंग बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो उनका एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा सर, दोनों के केस में क्या रहेगा सर, 20 लाख रहेगा। समझ में आया। अगर वो एक्सक्लूसिवली केवल गुड्स के अंदर डील करेगा तो 40 लाख लिमिट रहेगा थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर एक्सक्लूसिवली अगर वो डील करता है किसके अंदर सर, वो आपका सप्लाई और गुड्स के अंदर मिक्स करके डील करता है तो कितना रहेगा, 20 लाख। तो आपको क्या पकड़ के चलना है, 20 लाख पकड़ के चलना है। और आपको देखना है कि सर इसका जो एग्रीगेटेड टर्नओवर है वो 20 लाख बनता है या नहीं बनता। अगर 20 लाख बनता है तो वो इलिजिबल होगा, रदर देन वो क्या होगा, इनएलिजिबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल भी आता है, बिल्कुल आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपका कोई रमेश लिमिटेड है जो ऑपरेट करता है केवल और केवल हरियाणा के अंदर, फाइनेंशियल ईयर का डेटा दिया गया है 24-25 के अंदर। आपको क्या करना है, आपको यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एग्रीगेटेड टर्नओवर एज प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन 22(1) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 और इज रमेश लिमिटेड इज लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। दो बातें कही गई है, लायबल है या नहीं है ये आपको बताना है, अलोंग विद बताना है एग्रीगेटेड टर्नओवर। एग्रीगेटेड टर्नओवर के अंदर ध्यान दीजिएगा, जो आपका इनवर्ड सप्लाई ऑफ द गुड्स दिया गया है और आपका आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द गुड्स दिया गया। ध्यान दीजिएगा, अभी अभी मैंने बताया आरसीएम के केस में अगर आप लोग बात करते हैं तो आरसीएम के केस में आपको क्या करना है, आपको इनवर्ड सप्लाई को एक तरीके से इंक्लूड करके नहीं चलना है। और इसी तरीके से सप्लायर की अगर आप लोग बात करते हैं, क्योंकि रमेश अपने आप में सप्लायर है, तो यहां पे जितना भी आपका इनवर्ड सप्लाई है ना, ये आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, माने ये आपका एग्रीगेटेड टर्नओवर के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, केवल आउटवर्ड सप्लाई आपका इंक्लूड होगा। जैसे आपका 1,30,000 हो गया, 2,70,000, उसके बाद 11,60,000 है, उसके बाद 3,40,000 है। ठीक है, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। अगर आप लोग टोटल करेंगे तो ऐड कीजिए कितना बनेगा। अगर आप लोग टोटल करते हैं तो जस्ट मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं, उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास कितना वैल्यू दिया गया है सर, हमारे पास पहले दिया गया है 1,30,000 है, प्लस में कितना है 2,70,000 है। ओके, इसमें कितना दिया हुआ है सर, आपका 11,60,000 है। ओके, हमने 11,60,000 ऐड कर दिया, प्लस में कितना है 3,40,000 है। अगर आप लोग टोटल करते हैं तो सर ये अप्रोक्सीमेट कितना बनता है, 19 लाख बनता है। यानी कि टोटल एग्जैक्ट आंसर कितना है सर, इसका 19 लाख है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है सर, इसका एग्रीगेटेड टर्नओवर कितना है, 19 लाख
लाख है, स्पेसिफाई कितना किया गया है जर्नल केस में 20 लाख है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये बेसिकली इसका ये तो टर्नओवर हो गया, और ये क्या नहीं है सर, एलिजिबल नहीं है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि हमें कितना चाहिए रजिस्ट्रेशन, बेसिकली आप लोग मोटा मोटा क्या कह सकते हैं सर, आपका बेसिकली 20 लाख का। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल है, पूछा जाता है। ये ध्यान रखना है जर्नल केस में भी आप लोग इनवर्ड सप्लाई को एग्रीगेटेड टर्नओवर के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, आरसीएम के अंदर भी आप लोग इसको इंक्लूड नहीं करते। मोटा मोटा आप लोग ये कह सकते हो, चाहे आपका सप्लाई फॉरवर्ड हो, चाहे आपका रिवर्स मैकेनिज्म में हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हो, आपका इनवर्ड सप्लाई है ना वो एग्रीगेटेड टर्नओवर के अंदर नहीं जुड़ेगा, वो केवल और केवल आपका आउटवर्ड सप्लाई क्या होगा, एग्रीगेटेड टर्नओवर के अंदर ऐड होगा। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। अब कुछ सिचुएशन और है जहां पर आपको बताना है कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप लोग सप्लाई कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए सप्लाई की 2-3 सिचुएशन आपने पढ़ी होगी, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। सप्लाई के लिए सबसे पहले तो आपने जिस भी गुड्स को मंगवाया है, या जो आपका बेसिकली सर्विसेज है, गुड्स या सर्विसेज के अंदर जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको आपको बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज करना है, उसके साथ कोई कंसीडरेशन जुड़ा हुआ होना चाहिए। और मैंने बताया था एक सिचुएशन होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आप लोग याद कर सकते हैं। मैं इसको कहता हूं सर, आपका होता है बेस्ट एलडीआर। क्या होता है? बेस्ट एलडीआर। क्योंकि बोर्ड दिक्कत कर रहा है तो राइटिंग बिगड़ेगा, प्लीज कॉम्प्रोमाइज। ठीक है ना, बेस्ट एलडीआर का मतलब है, बी का मतलब होता है बार्टर, अगर आपका जो ट्रांजैक्शन में बार्टर है, या ई का मतलब होता है एक्सचेंज, उसके बाद एस का मतलब होता है सेल्स, टी का मतलब होता है ट्रांसफर, उसके बाद आपका एक एल का मतलब लीज होता है, एक एल का मतलब लाइसेंस होता है क्योंकि एलुस्केर होता है, डी का मतलब डिस्पोजल होता है, और आर का मतलब रेंटल होता है। इनमें से कुछ भी हुआ है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। दूसरी कंडीशन माय डियर फ्रेंड्स आपका कंसीडरेशन का रहेगा। किसका रहेगा? कंसीडरेशन का, माने समथिंग फॉर समथिंग। ठीक है, उसके अलावा मैंने क्या बताया, उसको आपको किस प्रोस्पेक्टिव से यूज करना है सर, आपको बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज करना है। क्लियर है? तो देखिए एयरलाइट का थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा था कि जब भी आपको सप्लाई से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो 3 कंडीशंस को आपको वेरीफाई करना है। पहली कंडीशन हमारी रहेगी आपका बेस्ट लेडर होना चाहिए, बी का मतलब होता है बार्टर, ई का मतलब होता है एक्सचेंज, एस का मतलब होता है सेल्स, और टी का मतलब होता है ट्रांसफर, एल का मतलब होता है लीज, और एल का मतलब होता है लाइसेंस, उसके बाद आपका डी का मतलब होता है डिस्पोजल, और आर का मतलब होता है रेंटल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई है। उसके बाद देखना है आपका जो बेसिकली सप्लाई हुआ है, या मैं कहूंगा जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उसके अंदर कंसीडरेशन होना चाहिए, और जो भी आपका गुड्स है या सर्विसेज है वो आपको आगे बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज करना है। मेजरली अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? सप्लाई कहलाता है। इसके अलावा एक कंडीशन आपने पढ़ी थी, अगर आप लोग सप्लाई की बात करते हैं और जब भी आप लोग इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस की बात करते हैं, तो 2 सिचुएशन हमारे पास होती है, विद द कंसीडरेशन और विदाउट द कंसीडरेशन। विद द कंसीडरेशन है तो आप लोग उसको बिजनेस के लिए यूज करें ना करें वो आपका सप्लाई रहेगा, लेकिन विदाउट द कंसीडरेशन है तो आपको देखना कहीं आपका रिलेटेड पार्टी नहीं बन रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बन रहा है, तो वो वाला चार्ट जो मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया था। तो कुल मिलाकर के 2-3 कंडीशन है जिनको अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, लॉजिक मैं आपको समझाने वाला हूं। द सिस्टर ऑफ ए मिस्टर धवन इज स्टडिंग इन आर्किटेक्ट इन द ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, आपकी जो मिस्टर धवन की जो बहिना है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आर्किटेक्ट की पढ़ाई करती हैं, और मेनली डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? मिस्टर धवन के ऊपर। मैंने बताया था अगर सिस्टर डिपेंड करता है तो किसकी कंडीशन को जस्टिफाई करेगा सर? वो आपके रिलेटेड पर्सन की कंडीशन को जस्टिफाई करेगा। एट द टाइम ऑफ ए कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज रेजिडेंशियल हाउस इन द मनाली, मिस्टर धवन यूज्ड टू द सर्विस ऑफ हिज सिस्टर विदाउट एनी कंसीडरेशन। तो यहाँ पे केस कौन सा है सर? जब भी आप लोग सर्विस को इंपोर्ट करते हैं विदाउट द कंसीडरेशन, और पार्टी कैसी है? रिलेटेड पर्सन है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप इसको सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो क्लियरली आप लोग क्या कहेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोग विदाउट कंसीडरेशन की बात करते हैं तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा कहीं आपका ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पार्टी के बीच में तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा आपका अनरिलेटेड अगर आपका पार्टी रहता है तो उस पर्टिकुलर केस में ऑब्वियस सी बात है आपका सप्लाई नहीं होगा, लेकिन रिलेटेड पार्टी है तो यहाँ पे भी 2 सिचुएशन बन जाती है। अगर आप लोग उसको बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज करते हैं या तो आप लोग उसको बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज नहीं करते हैं। बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज किया है तभी वो आपका क्या कहलाएगा सर? सप्लाई कहलाएगा, रदर देन वो आपका सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ
यहाँ पे इसको किसके विदाउट द कंसिडरेशन और पार्टी कैसा है, रिलेटेड पर्सन है, तो ये क्या होगा, आपका सप्लाई नहीं होगा। ये पूरा रीजन मैंने डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, अगर आप लोग देखेंगे, आपका श्रेया है, उसने सप्लाई किया है 7000 यूनिट्स ऑफ ए टैक्सेबल गुड्स टू द विनय। श्रेया ने किसको ट्रांसफर किया है, सर विनय को किया है। और प्योर एजेंट, अब यहाँ पे देखिएगा वो क्या है, प्योर एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ द सेल्स इन द नेम ऑफ द श्रेया। माने आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे आप लोग रीजन ले सकते हैं, सर ये सप्लाई है, क्यों है ध्यान दीजिएगा, एज पर द शेड्यूल 1 की बात करते हो सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर, सप्लाई का मतलब होता है बाय ए प्रिंसिपल टू द एजेंट और ए एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, ठीक है ना। अगर सप्लाई प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होता है तो उसको आप लोग सप्लाई ट्रीट करोगे, चाहे वो विदाउट द कंसीडरेशन हुआ हो। समझ में आया, विद द कंसीडरेशन, विदाउट द कंसीडरेशन वो क्या कहलाएगा, सर आपका सप्लाई कहलाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर के 3-4 पार्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे, इनको आपको पढ़ना है। और सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। ये वाला टैरिफ वाला केस है जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। इसका आंसर एज इट इज लिखा हुआ है, इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, तो प्लीज मेक श्योर करके इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। कोई भी आपका पारुल लिमिटेड है जो बेसिकली मैन्युफैक्चरर है गिफ्ट आइटम्स का, ठीक है ना, पारुल लिमिटेड आपका मैन्युफैक्चरर है गिफ्ट आइटम का, अदर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, इट सप्लाइड ए फैमिली पैक, यानी कि इसने क्या किया है, एक प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या है, सप्लाई है आपका बेसिकली फैमिली पैक का, कंसिस्टिंग ऑफ ए टॉय, यानी कि इन्होंने टॉय भेजा है जिसके ऊपर 18% का जीएसटी है, ब्यूटी क्रीम भेजा है 28% का जीएसटी है, बेबी केयर प्रोडक्ट जिसके ऊपर 12% का जीएसटी है, कोका बोल्स है उसके ऊपर 12% का जीएसटी है, और इसका पूरे का प्राइस कितना रखा गया है, 1000 रखा गया है, एक्सक्लूसिव ऑफ द टैक्सेस। 25000 पैकेज है हमारे पास जो इन्होंने सप्लाई किए हैं, ठीक है ना। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है, और इसकी टैक्सेबिलिटी, जरूरी सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कंपोजिट सप्लाई और दूसरा क्या है आपका मिक्स सप्लाई के बीच में क्या फर्क होता है। जहां पर भी मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, जहां पर आप लोगों का जो बंडल है वो नेचुरली बंडल नहीं होता है, जिनको सेपरेटली सेल किया जा सकता है। जैसे आप लोग यहाँ पे बेबी केयर प्रोडक्ट्स को अलग से बेच सकते हो, आप लोग ब्यूटी क्रीम को अलग से बेच सकते हो, आप लोग यहाँ पे बेसिकली टॉय को अलग से बेच सकते हो। माने आपने इनको एक बंडल बना दिया, हालांकि इनको सेपरेटली बेचा जा सकता था। अगर इस तरीके का सिचुएशन होता है तो वो आपका मिक्स्ड सप्लाई कहलाता है। कंपोजिट सप्लाई के अंदर आप लोग एक प्रिंसिपल प्रोडक्ट के ऊपर दूसरा प्रोडक्ट डिपेंड करता है। जैसे आपने मान लीजिए रिमोट है, इसके ऊपर 6 महीने का वारंटी है, तो वारंटी को आप लोग केवल अलग से नहीं बेच सकते हो, पहले रिमोट लेना पड़ेगा, माने आपका प्रिंसिपल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको कौन सा सप्लाई देखने को मिलता है, सर कंपोजिट सप्लाई देखने को मिलता है। इसका मतलब आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर ये क्या है, आपका मिक्स्ड सप्लाई है, क्योंकि अपने आप में ये आपका बेसिकली प्रोडक्ट है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट है, वो नेचुरली बंडल नहीं है, उनको सेपरेटली बेचा जा सकता है, और उनको सप्लाई किया गया टुगेदर फॉर ए सिंगल प्राइस, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन किसको जस्टिफाई करती हैं, मिक्स्ड प्रोडक्ट को जस्टिफाई करती हैं, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 74। ये आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग जीएसटी लगाना चाहते हैं तो ये जो आपका आर्टिफिशियल बंडल है, इसके अंदर आपको देखना है ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपको हाईएस्ट रेट देखने को मिला है, और जो आपका हाईएस्ट रेट रहता है ना वही पूरे बंडल के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। सबसे ज्यादा आपका ब्यूटी केयर के ऊपर 28%, तो जो पूरा कंसिडरेशन है ना उसका 28% आपका जीएसटी में जाएगा। जैसे एक जो पैकेज है उसका 1000 रुपया प्राइस है, और आपके पास कितने पैकेज है, 25 पैकेज है, 25000 पैकेज है, तो ध्यान दीजिएगा पर जो प्राइस पर पैकेज कितना है, सर 1000 है। टोटल कितने का ऑर्डर है, 25000 का है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2,50,00,000 बनेगा, ठीक है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,50,00,000 बना। जीएसटी लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर इसके ऊपर मैक्सिमम जो रेट है वो लगेगा 28%, आप लोग कैलकुलेट करेंगे 28% कितना बनेगा, जो भी आप लोग इसका 28% कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, जीएसटी लायबिलिटी निकल आएगा, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, 2,50,00,000 का 28% निकालना है, वो आपका क्या बन जाएगा, जीएसटी लायबिलिटी बन जाएगा। देखिए थ्योरी क्वेश्चन भी यहां से आता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। कंपोजिशन सॉरी आपका क्या है, आपका कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होता है, ठीक है। मैंने बताया जहां पर नेचुरली बंडल होते हैं ना वो आपका कंपोजिट सप्लाई होगा, जहां पे सेपरेटली नहीं बेचा जा सकता है वो कंपोजिट सप्लाई होगा, ठीक है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा।
इसके अलावा एग्जामिन वेदर द जीएसटी इज पेबल इन द फॉलोइंग केसेस, आपको बताना किन किन सिचुएशन के अंदर आपको जीएसटी पे करना है, किन किन सिचुएशन के अंदर जीएसटी पे नहीं करना है। इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन देखते हैं। यस, देखिए आपका क्या है, मिस सेलिजा है जो एसोसिएटेड है इन एज ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर द कंपोजिशन स्कीम। ध्यान दीजिएगा कि ये आपका रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है अंडर द कंपोजिशन स्कीम। हर टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वाज फॉलो। ध्यान रखिएगा, इसका जो टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर के दरमियान दिया गया है। सर सप्लाई ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड कितना है आपका, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख है, जिसके ऊपर जीएसटी रेट 18% दिया गया है। सप्लाई ऑफ ए ट्रेड गुड्स कितना है सर, आई थिंक 30 लाख है, 12% जीएसटी दिया गया है। और एग्जम्प्ट गुड का आपका 7 लाख है और इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं देखने को मिलता है। कंप्यूट द टोटल टैक्सेबल लायबिलिटी, आपको टैक्सेबल लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है अंडर द कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, इफ द फर्म फुलफिल द कंडीशन पेटिंग फॉर द कंपोजिशन स्कीम। अब आपको ध्यान क्या देना है सर, यहाँ पे एग्जैक्टली टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एग्रीगेटेड टर्नओवर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्रीगेटेड टर्नओवर के अंदर आपका मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आ गया, ट्रेड गुड्स आ गया, एग्जम्प्ट गुड आ गया, सबको अगर आप लोग टोटल करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 62 लाख का ये वैल्यू बनता है। ठीक है, तो ये आपका एग्रीगेटेड टर्नओवर आ गया। अब एग्रीगेटेड टर्नओवर के ऊपर ही आपका जीएसटी रेट लगता है। आप सभी को याद होना चाहिए कंपोजिशन स्कीम जिन्होंने ऑप्ट किया है वहां पर आपका जीएसटी रेट क्या रहता है, माने आपका एग्जैक्टली कितना परसेंटेज लगता है। तो हम लोगों ने रेगुलर क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि सर जो आपका सेजल एसोसिएटेड एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और ट्रेडिंग इन द गुड्स के अंदर, तो आपका जो कंपोजिशन टैक्स रेट इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं टोटल जो टर्नओवर है उसका 1%, यहाँ पे दो हिस्से हो जाते हैं, सीजीएसटी 0.5% और एसजीएसटी आपका 0.5%। टोटल टर्नओवर कितना है, एग्रीगेटेड टर्नओवर 62 लाख है, इसका कंपोजिशन टैक्स रेट कितना है, 1% है, तो कितना हो जाएगा सर, 62,000 हो जाएगा। तो सर ये आपका क्या हो गया है, टैक्स लायबिलिटी हो गया है। अगर आप लोग इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो कैसे ब्रेक करेंगे सर, 62,000 को 50-50 31,000 और 31,000 में बांट देंगे। 31,000 सीजीएसटी के पास जाएगा, 31,000 एसजीएसटी के पास जाएगा। ठीक है, अब ये सब कैसे पॉसिबल हो पाएगा सर, आपको अगर कंपोजिशन स्कीम के बारे में पता है तभी इससे जुड़ी हुई न्यूमेरिकल को आप लोग टैकल कर सकते हैं, तभी इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल को आप लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आई होप कि ये कंपोजिशन स्कीम वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है सर, ये है आपका मिस्टर रोहन या मिस रोहन आपका इज ए रजिस्टर्ड डीलर इन द गुड्स मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाई। सबसे जरूरी बात है रजिस्टर्ड डीलर है, इंट्रास्टेट सप्लाई करता है विद इन द स्टेट ऑफ द मध्य प्रदेश एमपी के अंदर है। आगे क्या लिखा हुआ है, हैज रिपोर्टेड एन एग्रीगेटेड टर्नओवर ऑफ द 1,24,000 इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24। ध्यान दीजिएगा इसका एग्रीगेटेड टर्नओवर कितना है सर, इसका एग्रीगेटेड टर्नओवर है 1,24,000। ठीक है ना, 124 लाख है, सॉरी कितना है, 124 लाख है। ठीक है ना, डिटरमाइन वेदर द कंपनी विल एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी के अंदर आपको बताना है ये एलिजिबल है या नहीं है। आप सभी को याद होगा कंपोजिशन लेवी के अंदर जो जर्नल आपके स्टेट्स आते हैं वहां पे 1.5 करोड़ का लिमिट रखा गया, बाकी केस में आपको अलग लिमिट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि सर मध्य प्रदेश की अगर आप लोग बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर कितना लिमिट रखा गया है, 1.5 करोड़ का रखा गया। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कह सकते हो प्रोविजन की बात करते हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेक्शन 10 सीजीएसटी एक्ट का ये कहता है कि आपका रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग गुड्स कैन ऑप्ट ए कंपोजिशन स्कीम इफ एग्रीगेटेड टर्नओवर इन ए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड द 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ से ज्यादा अगर इंक्रीज नहीं हुआ है ना तो आप लोग क्या कर सकते हैं सर, कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। और क्योंकि आपका एमपी है वो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट के अंदर आता है तो यही आपका बेसिकली आंसर रहेगा। आप लोग क्या कहेंगे, यस, समझ में आया। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग कहेंगे एग्रीगेटेड टर्नओवर कितना दिया गया है, 124 लाख दिया गया है, माने आपका 1.5 करोड़ पूरा नहीं हुआ है क्योंकि 124 लाख है वो कम है 1.5 करोड़ से। तो आप लोग क्या कहेंगे, ये आपके कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत आसान है, इसको आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए, व्हाट विल बी द टैक्स पेड अंडर द कंपोजिशन स्कीम इफ मिस्टर मोहन रजिस्टर्ड इन द मध्य प्रदेश हैविंग द टर्नओवर इन द स्टेट 140 लाख ऑफ ए करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25। यहाँ पे टैक्सेबल कितना है आपका, बेसिकली 80 लाख का है, एग्जाम्प्ट कितना है 60 लाख का, दोनों को मिला देंगे तो 140 लाख हो जाएगा। अगर ये रिटेलर है, अगर ये मैन्युफैक्चरर है, तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम की बात करते हैं तो अगेन क्या रूल लगेगा सर, आपको रेट्स याद होने चाहिए। कंपोजिशन स्कीम के अंदर क्या कुछ रेट आपको देखने को मिलते हैं, तो क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा सर, टैक्सेबल अमाउंट कितना है 80 लाख है, एग्जम्प्ट अमाउंट कितना है 60 लाख है, टोटल टर्नओवर 140 लाख का है। कंपोजिशन स्कीम की बात करते हैं तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर टोटल टर्नओवर के अंदर आप लोग एग्जम्प्ट सप्लाई को भी इंक्लूड करके चलते हैं, तो 140 लाख का टोटल टर्नओवर हो गया है। इसके ऊपर आपका 1% लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितना लगता है, 1% लगता है। 140 लाख का आपको 1% निकाल लेना, 0.5% सीजीएसटी के पास, 0.5% एसजीएसटी के पास चला जाएगा। यानी कि टर्नओवर कितना है आपका 140 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, 1% कितना हो जाएगा 14 लाख हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपका सॉरी 1,40,000 हो गया, 70,000 के बीच में डिवाइड कर देंगे, ये आपका 1,40,000 है। ठीक है, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरर की बात कर, चलो ये तो आपका सेम ही हो गया, आई थिंक ये रिपीट हो गया, यस ये आपका रिपीट हो गया है, तो इसको आपको स्किप कर देना। कुल मिलाकर के क्या कह रहा है, कंपोजिशन स्किप ऑप्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद बताइए एग्जैक्टली कि आपको टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना। तो सिंपल याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग के केस में टोटल टर्नओवर का 1% आपको निकालना है, 0.5% सीजीएसटी के पास चला जाएगा और 0.5% आपका एसजीएसटी के पास चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कैसा है, इंट्रास्टेट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द प्लेस एंड द नेचर ऑफ द सप्लाई इन द फॉलोइंग इलिस्ट्रेशन। सर क्या बताना है आपको, प्लेस को बताना है और नेचर ऑफ सप्लाई को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला केस क्या है सर, पहला केस है मिस्टर ए ऑफ ए कानपुर सप्लाइड गुड्स टू द मिस्टर बी ऑफ ए दिल्ली। देखिए, ए है सप्लायर, कहां से है, कानपुर से है, बी है कहां से है, दिल्ली से है। व्हेन गुड्स वर इनटू द मूवमेंट, जब आपके गुड्स का मूवमेंट हो रहा था, बी जो आपका रेसिपेंट था उसने इंस्ट्रक्ट किया मिस्टर ओके ए को कि डिलीवरी कहां पे करना है, सी पे करना है, और सी का ताल्लुकात किससे रहेगा सर, लखनऊ से रहेगा। ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये बिल टू शिप टू से है। और अगर आप सभी को याद हो तो मैंने समझाया था, जब भी आप लोग बिल टू शिप टू की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 प्रोविजन बी क्या कहता है आईजीएसटी एक्ट का, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय ए सप्लायर टू ए रेसिपेंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन, बिल टू शिप टू मॉडल, इट इज डीम्ड दैट द थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स। हम लोग क्या मान के चलेंगे सर, सप्लाई किसके पास जा रहा है, थर्ड पर्सन के पास जा रहा है। दैट्स व्हाई जो आपका सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा जो आपका बेसिकली मेन ऑर्डर किसने किया था सर। यहाँ पे देखिएगा, आपका प्रोडक्ट पहुंच तो लखनऊ रहा है, लेकिन हमारा जो रेसिपेंट है वो कौन था, बी था, दिल्ली था। तो आपको यहाँ पे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली कंसीडर करना पड़ेगा। ये बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर हमने पढ़ा हुआ था। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग नेचर ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, इंटर स्टेट होगा कि इंट्रा स्टेट, क्योंकि कानपुर से आप लोग कहां पे जा रहे हैं, दिल्ली पे जा रहे हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, दो अलग अलग स्टेट के बीच में सप्लाई हो रहा है, तो आपका इंटर स्टेट सप्लाई होगा। कैसा होगा सर, आपका इंटर स्टेट सप्लाई होगा। कानपुर से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ क्या रहेगा, इंटर स्टेट सप्लाई रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिख रहा है, मिस्टर एक्स ऑफ न्यू दिल्ली, आपका मिस्टर एक्स न्यू दिल्ली का है, बोर्ड द ट्रेन एट ए जयपुर, उसने बोर्ड किया है ट्रेन को जयपुर से, एंड विद ए सर्टेन गुड्स फॉर हिज जर्नी टू न्यू दिल्ली। ठीक है ना, एंड ही सेल्स द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड एट ए जयपुर इन द ट्रेन इटसेल्फ एट ए गुड़गांव ड्यूरिंग द जर्नी। यानी कि क्या कहता है, ये सेम सिचुएशन बोल रहा है, वो हमने जो केस पढ़ा था ना बोर्ड ऑफ कन्वीनियंस वाला, ठीक है, वो वाला सेम है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 प्रोविजन ई की बात करते हैं आईजीएसटी एक्ट के, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ए गुड सप्लाई ऑन बोर्ड ए कन्वीनियंस आ गया ना, क्या है, ऑन बोर्ड ए कन्वीनियंस इज ए लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। यानी कि जहां से आपके गुड्स ऑन बोर्ड हुए हैं ना, वही आपका लोकेशन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड एट ए जयपुर, कहां पे, आपका जयपुर राजस्थान के अंदर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा सर, जयपुर हो जाएगा। अगर आप लोग नेचर ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, आपका सप्लायर कहां से है, दिल्ली से है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, राजस्थान के अंदर है, डिफरेंट स्टेट हो गया, तो कौन सा नेचर आ जाएगा सर, इंटर स्टेट आ जाएगा। ठीक है,
बताइए समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरीके से इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है? अब जैसे एक और केस है, यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा हुआ, कोई भी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसका ताल्लुकात मुंबई से है, जो ट्रेवल करता है इंडिगो एयरलाइन के अंदर फ्रॉम अहमदाबाद टू द दिल्ली। याद रखिएगा, ये आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये कहां से ट्रेवल कर रहा है इंडिगो एयरलाइन के अंदर, मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से दिल्ली, एंड गेट हिज ट्रेवल इंश्योरेंस डन एट द अहमदाबाद। तो इसका ट्रेवल इंश्योरेंस कहां पे मिला है? अहमदाबाद के अंदर मिला है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द इंश्योरेंस सर्विस? आप सभी जानते हैं इंश्योरेंस सप्लाई के अंदर हमें क्या देखना होता है, सर उसका इंश्योरेंस कहां पे डन हुआ है? अहमदाबाद के अंदर हुआ है, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? अहमदाबाद है। इसका रीजन क्या है? हम लोगों ने रेगुलर क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। जिन बच्चों को केवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो ये वाला रीजन पढ़ सकते हैं, ठीक है? अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, सर यहाँ पे एबीसी लिमिटेड है जो रजिस्टर्ड है हरियाणा के अंदर, वो रिसीव करता है एक लीगल सर्विस फ्रॉम ए अटॉर्नी इन द यूएसए। यूएसए से उन्होंने सर्विस को इंपोर्ट किया है इन ए रिलेशन टू ए रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क इन ए यूएसए। आगे क्या है, एक कंसिडरेशन ऑफ ए $10,000 वाज पेड बाय ए कंपनी टू द अटॉर्नी इन द यूएसए। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है सर? आपको बताना प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई देखिए सर्विस कहां पे लिया है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग लीगल सर्विस की बात करते हैं तो वो आपको रिसीव हुआ है एक पर्सन से जो आपका आउटसाइड द इंडिया है विद ए कंसिडरेशन, तो ये आपका इंपोर्ट ऑफ द सर्विस होएगा। या फिर रेसिपेंट का जो एड्रेस है ना, रेसिपेंट का जो लोकेशन है हरियाणा, वही क्या कहलाएगा सर? प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, ठीक है? और इसको आप लोग कहते हो इंपोर्ट ऑफ ए सर्विस इज ट्रीटेड एज ए इंटरस्टेट सप्लाई। कोई भी सर्विस इंपोर्ट किया जाता है तो क्या कहलाता है? इंटरस्टेट सप्लाई कहलाता है, ठीक है? बहुत आसान है, एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? लेकिन होगा उनके लिए जिन्होंने रेगुलरली स्टडी किया है, जिनको प्रोविजंस याद है, जिनको सेक्शंस याद है, जिनको एटलीस्ट इतना पता है कि एग्जैक्टली किस सिचुएशन के अंदर कौन से फॉर्मूले को वापरना है, कौन से फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है? आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिला होगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लास्ट एंड पे अगर आप लोग इनको तैयार करेंगे तो 101% पॉसिबिलिटी है आप लोग इजीली अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आने वाले न्यूमेरिकल को एक तरीके से टैकल कर सकते हैं। ये आपका बेसिकली एक क्वेश्चन है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, आपको क्या बताना है? अगेन आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है विद एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन इन द फॉलोइंग केस। माने इन केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा और आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इनके आंसर भी मैंने डाल दिए हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन इनको ये तभी समझ में आएंगे अगर आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया होगा, वरना केवल आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, उसके अलावा कोई समाधान आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? अब अगला जो क्वेश्चन है ना वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई से पूछा हुआ। देखिए आपको क्या निकालना है सर? आपको टीओएस निकालना है, माने आपको क्या निकालना है? टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, ठीक है? अब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देखिए कैसे दिया गया है। कोई भी एक्स लिमिटेड है जो एंगेज्ड है इन द सप्लाई ऑफ ए टू डिफरेंट टैक्सेबल सर्विसेज, नेमली जिम सर्विस एंड द हेयर ट्रीटमेंट सर्विस। दो सर्विस है, एक आपका हेयर ट्रीटमेंट का सर्विस है, एक जिम का सर्विस है, और इट इज इशू ए वाउचर ऑफ द 12,000 टू द वाई ऑन द 12 जनवरी 2023। ये केस कौन सा है सर? वाउचर का केस है। अगर आप सभी को याद हो तो वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड आउट करते हैं सर? हम लोग देखते हैं जो आपका वाउचर है वो कैसा है। अगर हमें ये पता है कि ये वाउचर इस चीज से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका किस गुड से जुड़ा हुआ है या किस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, अगर हमें वो इजीली आइडेंटिफाइबल है, तो जब भी आपका इनवॉइस इशू हुआ है ना उसी टाइम पे आप लोग उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। लेकिन हमें कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली ये रिडीम्पशन के टाइम पे पता चलेगा, तो जब वो उसको रिडीम करेगा ना उसी टाइम पे उसका वो टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। जैसे यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए ना, एक तो जिम सर्विस हो गया, एक आपका हेयर ट्रीटमेंट हो गया। तो अब ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने वाउचर को किस में यूज करता है। तो कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। जहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता ना उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, जब भी वो इसको रिडीम करेगा ना वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा, ठीक है? तो यहीं पे मैंने सेम बात लिखी होगी यहाँ पे। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है? The said voucher can be redeemed within the 2 month from the date of a such voucher, यानी कि इसके 2 महीने के अंदर वो यूज करेगा, ठीक है ना? किसी भी सर्विस के अंदर यूज कर सकता है। एक्स रिडीम एंड वाउचर 1 मार्च 2023 को यूज कर लेता है हेयर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है? डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, तो आपका 1 मार्च 2023 ही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है? ये आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? अगर आप लोग देखेंगे तो आंसर कितना है? 1 मार्च। मैं फिर बता रहा हूँ, ये पता है कि ये वाउचर, जैसे मैंने कह दिया कि वाउचर में सर
सर्ट मिलेगा, ठीक है, इतने अमाउंट का सर्ट मिलेगा, तो फिक्स हो गया, आइडेंटिफाई हो गया ना सप्लाई। तो उस पर्टिकुलर केस में जैसे आपका इनवॉइस इशू होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, लेकिन जहां पे 1% भी कंफ्यूजन बना रहेगा ना वहां पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा जब भी आपका वाउचर रिडीम किया जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जो आपका सेकंड पार्ट है, देखिए क्या लिखा हुआ है, मिस्टर ए सप्लाई द गुड्स टू द मिस्टर बी 20 जून 2022 को एंड जीएसटी रेट ऑन द गुड्स इज चार्ज फ्रॉम 12, ये आपका जीएसटी रेट चेंज हो गया, ठीक है, 12 से कितना चला गया है, 5% चला गया है, विद इफेक्टिव फ्रॉम द 28 जून 2022। देखिए गुड्स कब गए, 20 जून को, ये चेंज कब हुआ, 28 जून को। मिस्टर ए इशू इनवॉइस 21 जून को, इनवॉइस कब इशू हुआ है, 21 जून को, पेमेंट इज क्रेडिट टू हिज बैंक ऑन द 30 जून को। तब आपको टाइम ऑफ सप्लाई बचाना। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तीन चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है और कैसे लिखना। देखिए सबसे पहले डेट ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स 20 जून है, ठीक है ना, डेट ऑफ इनवॉइस कब हुआ है, 21 जून है, उसके बाद डेट इन द चेंज कब, आपका ये रेट कब से चेंज होगा सर, 28/6 से, डेट ऑफ द पेमेंट क्या है, 30 से है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, जीएसटी रेट चेंज हुआ है, लेकिन जो आपका सप्लाई है और इनवॉइस है वो आपके चेंज से पहले है और पेमेंट है वो आपके चेंज से बाद है। तो हमने पढ़ा था इसका प्रोविजन, जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या होगा, जब भी आपका डेट ऑफ इनवॉइस रहेगा, ठीक है, यानी कि आपका जो डेट ऑफ इनवॉइस है ना इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वो क्या कहलाएगा सर, वो आपका बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। तो 21 जून 2022 यानी कि डेट ऑफ सप्लाई कितना है, 21 जून 2022, वो क्या कहलाएगा सर, आपका टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको बताना टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज एंड द एप्लीकेबल रेट ऑफ द जीएसटी इन द फॉलोइंग असेस अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ ए जीएसटी चेंज 28 से 18, यानी कि आपका 28 से कहां पे चला गया है, 18% के अंदर चला गया है। कब से सर, 1 जून 2024 से। रीजन आपको देना, देखिए पहला है डेट ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस, डेट ऑफ द इनवॉइस और डेट ऑफ द रेसिपेंट ऑफ द पेमेंट। और यहाँ पे ये देखिए आपका चेंज कब हुआ है, 1 जून को हुआ है, ठीक है। देखिए डेट ऑफ सर्विस क्या है, 28/5 है, डेट ऑफ इनवॉइस है 28/5 है, डेट ऑफ रेसिपेंट ऑफ द पेमेंट 25/7 है, ठीक है। तो ये आपका सिचुएशन है, यानी कि आप लोग कहेंगे डेट ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज और आपका डेट ऑफ द इनवॉइस इज बिफोर द चेंज है, जीएसटी जो टैक्स के अंदर चेंज हुआ है उससे पहले है, लेकिन जो आपका डेट ऑफ रेसिपेंट, डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट है वो आपके बेसिकली जो आपका चेंज हुआ है उसके बाद है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप लोग क्या कहेंगे, सप्लाई बिफोर द चेंज है, इनवॉइस बिफोर द चेंज है, पेमेंट आफ्टर द चेंज है। तो सेक्शन 14 ये कहता है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई है ना, अर्लियर ऑफ द इनवॉइस और पेमेंट रहेगा। माने यहाँ पे अर्लियर ऑफ द इनवॉइस, ये रहा आपका इनवॉइस और ये रहा आपका पेमेंट, दोनों में अर्लियर कौन है सर, 28 तारीख है, तो 28 तारीख क्या कहलाएगा सर, आपका बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। अब बात आती है सर जीएसटी रेट कौन सा लगेगा, क्योंकि इससे पहले ये हुआ है, तो जो पहले था 28% था, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा सर, 28% लगेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा केस है, इसी तरीके से तीसरा केस है, इसी तरीके से चौथा केस है। ये सेम सिचुएशन आपको देखना है, आपका जीएसटी रेट जब आपका चेंज हुआ है उससे पहले पेमेंट हुआ है या बाद में पेमेंट हुआ, और रिस्पेक्टिव प्रोविजन आप लोग अप्लाई करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको एक बार गो थ्रू करना है। एक और सवाल है जो अक्सर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, वो है डिटरमाइन द टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। जैसे आपका 6 मई दिया गया है, 15 सितंबर है, 24 अक्टूबर है, उसके बाद 3 नवंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए 6 मई के अंदर बोर्ड ऑफ ए कन्वेंशन हॉल सम एग्रीड 15,000, एडवांस कितना है 3,000 रिसीव हुआ है। तो आपको बताना है कि सर आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। इनकी कुल मिलाकर के 6 मई को आपका एक कन्वेंशन हॉल का बुकिंग हुआ है जिसका टोटल अमाउंट 15,000 था, एडवांस कितना मिल गया 3,000। तो एडवांस का प्रोविजन क्या कहता है, किसी को याद है एडवांस का प्रोविजन, ये कहता है सर, देखिए रेलिवेंट प्रोविजन क्या है, एज पर द सेक्शन 13 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, अगर आप लोग टाइम ऑफ सप्लाई की बात करते हैं सर्विसेज के अंदर, तो आपको अर्लियर पकड़ना है, डेट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस, और आप लोग क्या कहेंगे, डेट ऑफ ए रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट। समझ में आया, इशू कब हुआ है और रिसिप्ट कब हुआ है, ये दो चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिएगा फंक्शन कब हुआ सर, आपका 15 सितंबर को हुआ, 27 अक्टूबर को आपका इनवॉइस इशू किया गया है 15,000 रुपए का, जिसके अंदर 12,000 का बैलेंस है क्योंकि 3,000 एडवांस हो गया था। बैलेंस पेमेंट कितना है सर, 12,000, वो कब रिसीव हुआ है, 3 नवंबर को रिसीव हुआ है। आपको ये देखना इन दोनों के अंदर अर्लियर कौन है, माने इशू ऑफ द इनवॉइस अर्लियर है या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट अर्लियर है। तो पेमेंट आपको कब मिला, देखिए आपको 3 नवंबर को मिला है, इनवॉइस कब इशू हुआ है 27 अक्टूबर को हुआ है,
और अगर आप लोग एडवांस की बात करते हैं, एडवांस रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विस, जीएसटी बिकेम पेएबल एट द टाइम ऑफ द रेसिपेंट ऑफ द एडवांस। ठीक है, यानी कि आप लोग कहेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। टाइम ऑफ सप्लाई आपका रहेगा सर आपने बेसिकली एडवांस कब दिया है, एडवांस आपने कितना दिया है, 6 मई को दिया है, अमाउंट कितना दिया है 3000। इसकी वजह से अगर आपके पास एडवांस है तो आपका ये टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। सिंस एडवांस इज रिसीव्ड बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द सर्विसेज और बिफोर द इनवॉइस, इनवॉइस या सर्विस के कंप्लीटेशन से पहले अगर आपका एडवांस मिलता है तो एडवांस ही क्या कहलाता है सर, आपका टाइम ऑफ सप्लाई कहलाता है। ये आपको पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा नियम है। तो इस तरीके का सवाल भी पूछा जाता है, केवल कंफ्यूज करने के लिए है। बस शर्त ये रहेगी कि आपको अच्छी खासी नॉलेज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की होनी चाहिए। अगर आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप लोग सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको प्रोविजन बता दिया एडवांस वाला, कहां से आया, क्यों आया, इतना डिटेल में जाओगे तो, क्योंकि चैप्टर अगर यूनिट 2 को ही तैयार करोगे तो 10 घंटा लग जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है, मोटे मोटे पॉइंट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिजाइन किए गए हैं, ताकि आप लोग इजीली तमाम क्वेश्चंस को क्या कर सके, टैकल कर सके। ठीक है, अब जो आपका बैलेंस था वो कितना था, 12,000 था। डेट ऑफ कंप्लीटेशन 15 सितंबर है, 27 अक्टूबर को इनवॉइस मिल गया। रेसिप्ट बैलेंस कितना है, 3 नवंबर का है। तो यहाँ पे आपको देखना है इनवॉइस डेट और पेमेंट ऑफ द डेट, इनके अंदर जो अर्लियर होगा सर, इनमें अर्लियर कौन है सर, अर्लियर 27 अक्टूबर, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे नवंबर है, यहाँ पे अक्टूबर है, तो 27 अक्टूबर क्या है, अर्लियर है। अमाउंट कितना है, 12,000 है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के 3,000 एडवांस पेमेंट हुआ, टाइम ऑफ सप्लाई 6 मई माना जाएगा, 12,000 का जो बैलेंस है वो क्या माना जाएगा, 27 अक्टूबर माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के पूरा सिस्टम से एक्सप्लेन करना है, इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन बच जाएंगे ना उनको हम लोग माय डियर फ्रेंड्स अपने पार्ट सेकंड के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, कम से कम अगर इस वीडियो के ऊपर यार 200 हाइप होएगा तभी मैं आप सभी के लिए सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, रेदर देन वीडियोस बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ना तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं। आज भी हमारा 85% ऑडियंस ऐसा है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। आपको बार बार बोल करके कहना पड़ता है कि आप लोग हाइप कीजिए, हाइप कीजिए। अगर सामने वाला इतनी मेहनत करता है तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको बिना कहीं यार उसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना जरूरी होता है। बाकी अगर आप लोग इस टारगेट को पूरा करते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके लिए पार्ट 2 में लेके आऊं, ताकि जितने भी बचे हुए चैप्टर है ना उनके मोटे मोटे मैं आपको पीवाईक्यूज या फिर जो आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं वो डिस्कस करा दूं, तो आपको एक क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। बहरहाल अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अच्छा, गवर्नमेंट सब्सिडी वाला है, आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी को एक साइड में करके ना बाकी सबको इंक्लूड करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कोई XYZ है, कहां से है, नॉर्थ दिल्ली से है, जिसने नोटबुक प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट स्कूल को दिल्ली के अंदर, एंड प्राइस ऑफ द ईच नोटबुक इज 60 रुपया है। स्कूल ने परचेज की है 4500 नोटबुक अप्रैल 2023 के अंदर। 30 पर नोटबुक वाज पेड बाय ये दिल्ली गवर्नमेंट। देखिए सब्सिडी दिया गया गवर्नमेंट ने 30 रुपए का, 20 रुपया पर बुक वाज पेड फ्रॉम द फंड रिसीव्ड फ्रॉम एन इंटरनेशनल एनजीओ बेस्ड ऑन द यूएसए, ऑब्वियस सी बात है। एंड नोटबुक आर गिवन टू द चिल्ड्रन एट द प्राइस ऑफ ए 10 प्लस जीएसटी, यानी कि जो आपके जीएसटी ऐड करके 10 रुपए में बच्चों को ये दिया गया है। आपको वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई एंड टैक्सेबल इनवॉइस वैल्यू को निकालना है। तो आप सभी जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, सेक्शन 15 सीजीएसटी एक्ट 2017 का ये कहता है जो भी सब्सिडी डायरेक्टली लिंक है प्राइस से इंक्लूड करना है वैल्यू ऑफ द सप्लाई के अंदर, एक्सेप्ट द गवर्नमेंट सब्सिडी। ठीक है, यानी कि जो आपका सब्सिडी प्रोवाइड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, उसको आपको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। यानी कि गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया था, कितना दिया था, 30 रुपये, ये यहाँ पे आपको ऐड नहीं करना है। देयरफॉर सब्सिडी फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट नोट इंक्लूड करना है। अमाउंट फ्रॉम द इंटरनेशनल एनजीओ, इसको आप लोग क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट को कितना कितना पे किया, स्टूडेंट ने 10 रुपया पे किया है, इंक्लूड कर लेंगे। एनजीओ ने कितना फंड पे किया है, 20 रुपए। सब्सिडी बाय द दिल्ली गवर्नमेंट 30 रुपए था, इसको आपको एक्सक्लूड करना है। कुल मिलाकर के 10 प्लस 20 कितना रेट आ जाएगा एक नोटबुक का, सर 30 रुपया आ जाएगा। कितनी नोटबुक थी सर, हमारे पास 4500 नोटबुक थी। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल टैक्सेबल सप्लाई कितना हो गया, 1,35,000 हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्योंकि जीएसटी कितना है सर आपका 12% लगता है, जीएसटी का जो रेट है वो स्टैंडर्ड रेट कितना लेके चलेंगे सर, 12%
लेके चलेंगे तो आपको क्या करना, 12% 1,35,000 का निकाल लेंगे, 16,200 आ जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इनवॉइस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1,51,200। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी है, एक बार गो थ्रो कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको बता रहा हूं, शर्त यह है कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होगी। ये कुछ कुछ न्यूमेरिकल जो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कवर किए हैं, आपको समझ में आया होगा। पार्ट 1 आपको पसंद आया होगा। ठीक है, जितना समय है, जितना पॉसिबल हो सकता है, उतना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरी कोशिश यही है कि आपको जितना एक तरीके से इजीनेस के साथ और जितनी चीजें मैं समझा पाऊं वो मैं आपको समझा रहा हूं। जितना भी कंटेंट मैं यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल करा पा रहा हूं वो मेरी तरफ से सब आपको मिल रहा है। बाकी अब आपके ऊपर है, आप वीडियो को कितना लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए कीप लर्निंग।